हेलो मित्रों। आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है विच जेम स्टोन विल सूट मी, या अगर हम लोग हिंदी में कहें कि कौन सा रत्न मेरे लिए उपयुक्त रहेगा, मतलब कौन सा रत्न व्यक्ति जो व्यक्ति की कुंडली को आप देख रहे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसके लिए बेहतर रहेगा, उसे अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, हर व्यक्ति ये चाहता है, हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ अच्छे और कुछ खराब ग्रह बैठे होते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति चाहता है कि ये जो खराब ग्रहों का प्रभाव है या जो मेरी कुंडली के नेगेटिव पॉइंट्स हैं इन्हें मैं किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हर एस्ट्रोलॉजर कुछ ना कुछ रेमेडी देता है। तो उन रेमेडी में जो सबसे अच्छी रेमेडी या सबसे आसान रेमेडी मानी जाती है वो माना जाता है रत्न, क्योंकि उसके लिए व्यक्ति अगर कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है या कोई बहुत बड़े उपाय नहीं कर सकता है तो रत्न खरीद के पहन लेता है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद वो 4-5 साल तक उसके फ़ायदे ले सकता है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है कि रत्न एक दो धारी तलवार है। वो जातक को बेनिफिट्स भी देगा, लेकिन हो सकता है कि वो बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी दे। ठीक है, आमतौर पर अगर आप वैदिक या इंडियन एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ही लग्न कुंडली को कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखता है तो वहाँ पर लग्न का जो स्वामी है या जो पंचम भाव का स्वामी है या जो नवम भाव का स्वामी है, इन्हीं ग्रहों के रत्नों को सजेस्ट कर दिया जाता है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। ठीक है, अब ये विधि अब अच्छी है या नहीं है, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं इसके बारे में कभी जब हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। आज का टॉपिक क्योंकि हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि रत्न का चुनाव किस आधार पर किया जाए। तो देखिए, अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें जो 12 भाव हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, इम्प्रूविंग हाउस। ठीक है, तो इम्प्रूविंग हाउस क्या करते हैं? जो जातक है, जो नेटिव है, जिसके चार्ट को आप लोग चेक कर रहे हैं, उसके ओवरऑल, उसकी पर्सनालिटी के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट को के लिए जो हाउस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम लोग इम्प्रूविंग हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूविंग हाउस कौन कौन से हैं? जन्म कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 10 और 11। ये हाउस किसी भी जातक के लिए इम्प्रूविंग हाउस कहलाते हैं, किसी भी कुंडली के लिए इम्प्रूविंग हाउस कहलाते हैं, क्योंकि ये जातक को या जातक की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उन्हें हम लोग बोलेंगे नॉन इम्प्रूविंग हाउसेज। ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट होंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की। किसकी इम्प्रूवमेंट? आपके या जो जातक है उसके कॉम्पिटिटर की। ठीक है, मतलब जो इम्प्रूविंग हाउस है वो इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं उस व्यक्ति की जिसके चार्ट को आप लोग चेक कर रहे हैं। अब जो उस व्यक्ति का कॉम्पिटिटर है, ओके, उसके ओवरऑल इम्प्रूवमेंट को हमारे नॉन इम्प्रूविंग हाउसेज दिखाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके कंप्यूटर का इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव ही है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो कौन कौन से हाउस हैं? 4, 5, 7,
8 9 12, 4 5 7 8 9 12। तो ये जो हाउसेज हैं ये जातक नेटिव जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं उसके लिए नॉन इम्प्रूविंग हाउस कहलाएंगे, क्योंकि ये उसके कंप्यूटर के इम्प्रूविंग हाउस हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चार्ट है, इसके अंदर आप देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह नंबर लिखे हैं। ये भाव हाउसेज के नंबर हैं। जो नंबर ग्रीन कलर से लिखे गए हैं वो इम्प्रूविंग हाउस है, मतलब जातक के इम्प्रूविंग हाउस, और जो नंबर रेड कलर से लिखे गए हैं वो उस जातक के नॉन इम्प्रूविंग हाउस है। ठीक है, तो अगर मैं पहले भाव की बात करता हूं तो पहला भाव किसे रिप्रेजेंट करता है? जातक को। ठीक है, तो उसके लिए एक तरह का इम्प्रूवमेंट ही दर्शाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जातक खुद है। सेकंड हाउस मनी को रिप्रेजेंट करता है। किसकी मनी को? जातक की मनी को, उसके धन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस उसके करेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये बताइए ना कि अगर आप ध्यान से देखें तो नेटिव उसकी मनी उसका एक तरह का इम्प्रूवमेंट है उसकी कंडीशन में, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करता है। करेज भी पॉजिटिव चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर करेज नहीं होगा तो वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? छठा भाव जॉब को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, लोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये सब किसी न किसी रूप से उसे आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टेंथ, ये स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो हर व्यक्ति जीवन में यही चाहता है कि उसे प्रसिद्धि प्राप्त हो, उसे एक अच्छी पोजीशन प्राप्त हो। 11th हाउस आप लोग जानते हैं प्रॉफिट का है, इच्छा पूर्ति का है, तो ये भी हमारे लिए इम्प्रूविंग हाउस है। तो आपने देखा कि नेटिव, फर्स्ट हाउस, मनी, करेज, जॉब, स्टेटस, प्रॉफिट। ओके, तो दूसरा भाव किस चीज का हुआ? मनी का। अब हम लोग अपने कंप्यूटर, मतलब जो जातक है जिसकी कुंडली को हम लोग देख रहे हैं उसके कंप्यूटर को देखते हैं। तो कंप्यूटर कहाँ होता है? उसके जस्ट अपोजिट, मतलब 7th हाउस। तो ये कंप्यूटर आ गया। अब 7वें का दूसरा भाव कौन होगा? 8वां भाव। तो ये कंप्यूटर की मनी हो गई। ओके, अब 7वें से तीसरा भाव कौन होगा? 9th। तो ये करेज हुआ, लेकिन ये करेज किसका हुआ? कंप्यूटर का, नेटिव का करेज नहीं हुआ। 12वां भाव जॉब, लेकिन ये जॉब किसकी है? कंप्यूटर की। स्टेटस और फेम, क्योंकि 10वां भाव है 7वें से ये, तो ये स्टेटस और फेम किसका है? कंप्यूटर का। और 5वां भाव तो कंप्यूटर के लिए 11वां, तो ये प्रॉफिट है, लेकिन किसका प्रॉफिट है? कंप्यूटर का। तो अब आप पूरे सीन को आसानी से समझ सकते हैं कि इम्प्रूविंग हाउस और नॉन इम्प्रूविंग हाउस किस तरीके से नेटिव और उसके कंप्यूटर को दर्शाते हैं। तो 1 2 3 6 10 11 नेटिव के लिए पॉजिटिव है, 7 8 9 12 4 5 उसके कंप्यूटर के लिए पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नेटिव है उसके लिए नेगेटिव हाउस होंगे। ठीक है, तो नेटिव के पॉजिटिव हाउस हुए हमारे 1 2 3 6 10 और 11, और कंप्यूटर के लिए 7 8 9 12 4 5। ठीक है, अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है इफ प्लेनेट सिग्निफाई इम्प्रूविंग हाउसेज द नेटिव कैन वियर जेमस्टोन ऑफ दैट प्लेनेट। अगर कोई प्लेनेट केवल इम्प्रूविंग हाउसेज को रिप्रेजेंट करता है, उन्हें सिग्निफाई करता है, तो जातक बड़े आराम से उस ग्रह का रत्न पहन सकता है, आजीवन उसे फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता कि कोई प्लेनेट केवल इम्प्रूविंग हाउसेज को ही रिप्रेजेंट करता हो और वो नॉन इम्प्रूविंग हाउस को किसी भी लेवल पर सिग्निफाई ना करे। बहुत रेयर चांसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस टेबल में
ग्रहों को लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, यहाँ पर ए बी सी डी, तो वो किस भाव के लिए किस लेवल पर स्ट्रॉन्ग और वीक है उसे दर्शाया गया है। ए जो लेवल है जिसे हम लोग लेवल 1 बोलेंगे, उसमें ग्रह स्ट्रॉन्गेस्ट है और डी पर वीकेस्ट। तो सबसे मजबूत ग्रह कौन से भाव पर है, कौन से कॉलम में है, ए भाव में, ए कॉलम में सॉरी, और डी में सबसे कमजोर। एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम लोग सन की बात करते हैं तो सन किन किन हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 2, 4 और 12 को, लेकिन वो 2, 4, 12 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनमें चौथे भाव का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर है और 12वें का सबसे कमजोर सिग्निफिकेटर है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें वीनस की, तो वीनस रिप्रेजेंट तो करता है 1, 3, 2, 8, 9, 11 को, लेकिन वो 11th हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, जबकि 2 और 9 का सबसे कमजोर सिग्निफिकेटर है। ठीक है, तो इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। मान लीजिए हम लोग जुपिटर के बारे में बात करते हैं कि इस जातक को जुपिटर का रत्न पहनना चाहिए या नहीं। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले एक बात बता दूं, ये जिस जातक की कुंडली है वो कन्या लग्न में पैदा हुआ था। ठीक है, और जन्म के समय जुपिटर नीच का है, अर्थात पंचम भाव में बैठा है मकर राशि में, और उसके साथ राहु बैठा है। तो अगर आप पहली नजर में ये देखें कि जुपिटर का रत्न पहनना चाहिए या नहीं, तो निश्चित रूप से आप मना करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जुपिटर नीच राशि में है, और दूसरा राहु के साथ बैठा है, और वैसे भी कन्या लग्न के लिए जुपिटर बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता। लेकिन अगर हम लोग केपी के हिसाब से देखें तो जुपिटर किन किन भावों को सिग्निफाई करता है ये देखते हैं। तो पहले वो 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और वो भी लेवल 1 पर। ठीक है, 5वें भाव को रिप्रेजेंट करता है लेवल 2 पर, जो एक नॉन इंप्रूविंग हाउस है। लेवल 3 पर वो तीसरे और 8वें भाव को सिग्निफाई करता है, जिसमें तीसरा भाव इंप्रूविंग है और 8वां भाव नॉन इंप्रूविंग है। अगर हम लेवल नंबर 4 की बात करते हैं तो वहां पर 4 और 7 ये दोनों के दोनों ही नॉन इंप्रूविंग है। तो इस प्रकार अगर हम लोग ओवरऑल जुपिटर को देखते हैं तो जुपिटर 2 ऐसे भावों को सिग्निफाई करता है जो इंप्रूविंग है, और 3 ऐसे भावों को रिप्रेजेंट करता है जो नॉन इंप्रूविंग है। लेकिन इसमें भी जो इंप्रूविंग हाउस है 11th, उसका लेवल हाई है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर वो इंप्रूविंग को ही रिप्रेजेंट या सिग्निफाई कर रहा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जुपिटर लगभग 50-50 बनता है। ठीक है, कि वो 50% इंप्रूविंग हाउस को सिग्निफाई कर रहा है और 50% नॉन इंप्रूविंग को। अब फाइनल डिसीजन कौन लेगा? अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि फाइनल डिसीजन तो सब लोड ने लेना है। तो जुपिटर का सब लोड यहाँ पर है मार्स, मंगल। तो मंगल को देखते हैं, मंगल कैसे सिग्निफाई करता है। तो मंगल को अगर आप देखेंगे तो वो 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 8 को करता है और 3 को करता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो जुपिटर 50-50 रिजल्ट दे रहा था, लेकिन सब लेवल पर वो इंप्रूविंग हाउस को ज़्यादा सिग्निफाई कर रहा है, नॉन इंप्रूविंग को कम सिग्निफाई कर रहा है। तो इसलिए अगर ये नेटिव जुपिटर का रत्न पहनता है तो इसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फायदा ही होगा। ठीक है, तो
तो इस तरीके से हम लोगों ने इस नेटिव के लिए रत्न डिसाइड किया कि जुपिटर का रत्न इसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी कुंडली पर। हम बात करते हैं मंगल की। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है। तो 8वें भाव का मतलब हो गया, क्योंकि कन्या लग्न की ये कुंडली है तो वो मेष राशि में बैठा है, मतलब इस जातक की जो राशि है वो मेष है और उसका स्वामी कौन होता है? मंगल। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर राशि के हिसाब से रत्नों का धारण करवाते हैं। तो क्योंकि जातक की जो राशि है वो मेष है, तो मंगल का रत्न इसे सजेस्ट किया जा सकता है। हम लोग केपी के हिसाब से देखते हैं कि क्या ऐसा होगा। तो देखिए, मार्स जो है वो लेवल 1 पर फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक इम्प्रूविंग हाउस है। सेकंड लेवल पर भी वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इम्प्रूविंग हाउस है। थर्ड लेवल पर वो 6 को और 5 को सिग्निफाई कर रहा है, जो कि जिसमें से 6 इम्प्रूविंग और 5 नॉन इम्प्रूविंग है। लेवल नंबर 4 पर वो 3 और 8 को सिग्निफाई करता है, जिसमें से 3 इम्प्रूविंग है और 8 नॉन इम्प्रूविंग। तो निश्चित रूप से लगता है कि भाई मार्स का रत्न पहन लेना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन तो सब लॉर्ड ने लेना है, तो सब लॉर्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा है, जो सब लॉर्ड है जुपिटर नहीं है, ये मार्स है, मंगल, उसका राहु है। ठीक है, तो राहु जो सिग्निफाई करता है वो छठे भाव को करता है, फोर्थ भाव को करता है और फिफ्थ भाव को करता है। इनमें 2 भाव नॉन इम्प्रूविंग है और 1 भाव इम्प्रूविंग है। तो क्योंकि सब लेवल पर इम्प्रूविंग हाउस के कंपैरिजन में नॉन इम्प्रूविंग हाउस का नंबर ज़्यादा है, इसलिए हम लोग मार्स के रत्न को इस जातक को सजेस्ट नहीं करेंगे। हम मना करेंगे कि आप बहुत विशेष स्थिति हो तो मंगल का रत्न पहनिए, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग रत्न का निर्धारण कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने जब वो मैसेज करते हैं तो आमतौर पर रेमेडी के रूप में रत्न का चयन ही वो पूछना चाहते हैं। तो रत्न का चयन इस आधार पर किया जा सकता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग रत्न के बारे में और आगे बात करेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग और किस तरीके से हम लोग रत्नों का निर्धारण कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।